कामेश्वर जी की दो बेटियां हैं, संध्या जो अपने परिवार में सबसे छोटी है और आरोही बड़ी बेटी है। कामेश्वर जी ने दोनों बेटियों को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। कामेश्वर जी की कमाई भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वह अपनी बेटियों की शादी बड़े घर में करे। फिर भी उन्होंने आरोही की शादी खाते पीते परिवार में की थी। अपनी हैसियत से ज़्यादा ही उन्होंने बड़ी बेटी आरोही की शादी में खर्च किया था और संध्या की शादी वे थोड़े बड़े घर में करना चाहते थे क्योंकि वह उनकी आखिरी बेटी थी। लेकिन जो भी लड़का मिलता था वह इतना ज़्यादा दहेज की मांग करता था कि कामेश्वर जी चाहते हुए भी उस लड़के से बेटी की शादी नहीं कर सकते थे। अगर कहीं कामेश्वर जी को जो लड़का पसंद आता था वह बेटी को या घर वालों को पसंद नहीं आता था। ऐसे में लड़का खोजते हुए 3 साल से भी ज़्यादा का समय बीत गया। कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था। इस वजह से घर में सब परेशान थे। संध्या की उम्र भी निकलती जा रही थी, इसलिए माँ को भी अपनी बेटी की बहुत चिंता होने लगी। एक दिन तो संध्या की माँ ने यहाँ तक कह दिया कि इस बार जो भी लड़का मिलेगा बिना सोचे समझे उससे हम संध्या का ब्याह कर देंगे। लेकिन कहा जाता है कि जोड़ियाँ तो ऊपर से बनकर आती है। एक दिन अचानक संध्या के बड़े मौसा जी घर पर आए हुए थे। उन्होंने संध्या के लिए एक रिश्ते के बारे में बताया। एक लड़का है, दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम करता है, इंजीनियर है, परिवार भी छोटा है, सिर्फ लड़का और उसके पिताजी, यानी कि घर में कुल 2 सदस्य हैं। संध्या को वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। कामेश्वर जी ने मौसा जी का बात काटते हुए कहा कि देखो भाई, लड़का जब इतना पढ़ा लिखा और दिल्ली की नामी कंपनी में काम करता है, फिर वो हम जैसे मध्यम वर्गीय घर की लड़की से शादी क्यों करेगा? आपको तो पता है कि हम इतना ज़्यादा दहेज भी नहीं दे सकते हैं। फिर मौसा जी ने बोला, जी आपको दहेज 1 रुपये नहीं देना है, बल्कि शादी का खर्च भी लड़के वाले ही उठाएंगे। बस लड़के में एक ही कमी है कि लड़की की शादी आज से 3 साल पहले एक लड़की से हुई थी और लड़की का किसी रोग के कारण देहांत हो गया था। लड़का बहुत अच्छा है, काफ़ी संस्कारी है और दिल्ली में उनका अपना खुद का आलीशान फ्लैट भी है। इससे अच्छा रिश्ता तो हमारी संध्या के लिए हो ही नहीं सकता। मौसा जी ने इस रिश्ते पर जोर देते हुए कहा। कहीं ना कहीं कामेश्वर जी को भी यह रिश्ता पसंद आ गया। लेकिन लड़के की दूसरी शादी है। जब यह बात संध्या की माँ को पता चला तो वे चिढ़ सी गई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का विवाह मैं किसी शादीशुदा आदमी से हरगिज़ न करूँगी। मैं अपनी बेटी की शादी किसी गरीब घर में कर दूँगी, लेकिन ऐसे लड़के से कभी नहीं करूँगी। क्या पता वह लड़की कैसे मरी है? हमें तो यह भी नहीं पता है कि वह मरी है या उन लोगों ने उसे मार दिया है। ना बाबा ना, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में कतई नहीं करूँगी। उनका मन कई आशंकाओं से घिर गया, लेकिन यह रिश्ता कामेश्वर जी को पसंद था। वह पत्नी को मनाने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि एक बार हमें लड़के से मिलने में क्या बुराई है? हो सकता है कि हमारी संध्या को वही पसंद ना करे, और फिर लड़के में क्या बुराई है? लड़का इंजीनियर है। अब क्या किसी व्यक्ति की पत्नी मर जाती है तो क्या उस लड़के की शादी नहीं होती? इसमें उसका क्या दोष? एक बार दिमाग ठंडा करके सोचो। इतना अच्छा रिश्ता है, हमारी बेटी खुश रहेगी। हम चाहकर भी इतने अच्छे घर में संध्या की शादी नहीं कर पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि लड़का बहुत ज़्यादा उम्र दराज है। मुझे तो लगता है कि संध्या के लिए लड़का सही है। संध्या भी देख रही थी, उसके माँ पिताजी कई सालों से उसकी शादी को लेकर बहुत चिंता में हैं। वह और अपने माँ पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए जब उससे पूछा गया कि बिटिया तुम्हारी क्या राय है, क्या उस लड़के से तुम्हें शादी कर दी जाए, संध्या ने बस इतना ही कहा कि आप लोगों को अगर ठीक लग रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो करेंगे वो सही ही होगा। अगले सप्ताह लड़के वाले संध्या को देखने के लिए संध्या के घर पर ही आए। लड़के का नाम अरविंद था और उसके पिताजी का नाम अजय वर्मा था। संध्या देखने में खूबसूरत थी, इस वजह से अरविंद ने संध्या को पहली नज़र में ही पसंद कर लिया। उस दिन संध्या के मौसा मौसी भी आए हुए थे। मौसा ने अरविंद और उसके पिताजी से पूछा कि आप लोग को लड़की पसंद है? अगर हाँ बोलो तो बात को आगे बढ़ाया जाए। अरविंद और अजय जी दोनों ने हाँ में जवाब दिया कि भाई साहब आप बात को आगे बढ़ाइए, हमें लड़की बहुत पसंद है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। आपसे एक और विनती है, अगर आप लोग मान जाएंगे तो ठीक है, वरना हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। उनका कहना था कि हम शादी अगर किसी मंदिर में करते तो अच्छा होता, क्योंकि दोबारा घोड़ी चढ़कर शादी करने का बेटे का मन नहीं है। वह इस शादी को शांतिपूर्वक बिना किसी शोर शराबे के करना चाहता है। मौसा जी ने कहा कि ठीक है भाई साहब, हम संध्या के पिताजी से
इस विषय पर बात करके आपको बता देंगे। लड़के वालों की बात सुनकर संध्या की माँ को थोड़ा ऐतराज हुआ। उन्होंने कहा, हमारी छोटी बेटी संध्या की शादी में हम अपने सारे अरमान पूरा करना चाहते थे। आखिर घर की सबसे छोटी बेटी की शादी है। खैर अब लड़के वालों की यही मांग है तो हम क्या कर सकते हैं। कामेश्वर जी अपना मन मारकर लड़के वालों की बात मान गए और संध्या की शादी एक सादे समारोह में हो गई। संध्या वहाँ से सीधे ही अपने ससुराल चली गई। ससुराल में सास तो थी नहीं, तो दरवाजे पर स्वागत करने के लिए नंद, जिसकी शादी बहुत पहले ही हो गई थी, वो खड़ी थी और साथ में अजय जी के कुछ रिश्तेदार मौजूद थे। शादी के एक सप्ताह तक तो घर में बहुत चहल पहल था। जैसे ही सारे रिश्तेदार अपने घर को चले गए कि घर बिल्कुल ही सुनसान और वीरान हो गया, क्योंकि अरविंद भी ऑफिस चला जाता था और उसके पिताजी भी बहुत कम ही बात करते थे। वह दिन भर अपना कोई ना कोई किताब पढ़ने में लगे रहते थे। संध्या भी क्या करती, अब तो शादी होने के बाद उसका भी यही घर था। अब चाहे जैसा भी रहना पड़े, रहना तो पड़ेगा ही। वह अपना दिन भर का काम निपटाती, बाकी टाइम में घर की साफ सफाई करती और कुछ टाइम अपने टीवी देखने में बिताती थी। अरविंद के घर आने के बाद भी संध्या से कोई खास बात नहीं करता था, बस काम की बातें ही एक दूसरे में होती थी। शुरू में तो संध्या को लगा कि नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों एक दूसरे को जान जाएंगे, फिर आपस में जैसे पति पत्नी रहते हैं वैसे रहने लग जाएंगे। लेकिन शादी के 6 महीने बाद भी बस अरविंद और संध्या के सिर्फ खाने पीने के दौरान ही बात होती थी। अरविंद भी ऑफिस से आता और खाना खाने के बाद सीधे सो जाता था। यह भी नहीं पूछता था कि पत्नी कैसी है, दिन भर उसने क्या किया। कई बार तो संध्या यही सोचती थी कि अगर मुझे सिर्फ खाना बनाने खिलाने के लिए और घर में पोछा बर्तन करने के लिए लाया है तो फिर शादी करने की क्या ज़रूरत थी। इससे अच्छा कि यह लोग एक नौकरानी ही रख लेते। एक शाम को संध्या ने बहुत प्यार से खीर बनाई। संध्या, मैंने सोचा आज पति का दिल खीर खिला के ही जीत लूँगी। उसे पता था कि पति को खीर बहुत पसंद है, इस वजह से उसने बड़ी प्यार से बनाया था। उसने पति और अपने ससुर जी को कहा कि आप लोग खाने की टेबल पर बैठिए, मैंने आप लोगों के लिए आज स्वादिष्ट व्यंजन और खीर बनाए हैं। भोजन के बाद खीर खाकर दोनों लोग चुपचाप अपने कमरे में चले गए। उसके बाद संध्या ने भी अपने लिए खीर निकाली और खाने बैठ गई। जब खाने बैठी तो उसने खीर खाई तो उसे बहुत फीकी सी लगी। उसे याद आया, अरे यार, खीर में तो वह शक्कर डालना भी भूल गई। संध्या मन ही मन सोचने लगी, मेरे पति और पापा जी ने तो एक बार भी नहीं कहा कि इसमें शक्कर नहीं है, कितनी फीकी बनी है यहाँ खीर। वह बहुत चिंता में हो गई। सीधे अपने कमरे में गई और उसने पति से बोला कि अगर खीर में शक्कर नहीं थी तो आपने कहा क्यों नहीं। अरविंद का जवाब इतना ही था, कोई बात नहीं, टेबल पर शक्कर रखा हुआ था, हमने उसके साथ खीर खा लिया था। आखिर तुम भी तो इंसान हो, गलतियाँ इंसान से ही तो होती है। उस दिन से संध्या सच में बहुत परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने ससुराल को मैनेज करे। उसे कोई अपने पति में कमी भी नज़र नहीं आती थी। वह चाहती थी कि अरविंद उससे अपने मन की हर बात शेयर करे, अच्छी बुरी सारी बातें, जैसे दूसरे पति पत्नी रहते हैं। मगर अरविंद बहुत शांत रहता, उससे बहुत कम बोलता। अगर वह कभी बाहर जाने के लिए अपने पति से 500 रुपये मांगती तो वह उसे 1000 देकर चला जाता। पति की खामोशी संध्या को बहुत खलती। जब अरविंद अपने ऑफिस गया हुआ था, एक दिन उसने मौका देकर अपने ससुर जी से बात करते हुए पूछा कि अरविंद क्या बचपन से ही ऐसा ही है। उन्होंने भी बहू की बातों को कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, बस उन्होंने इतना ही कहा कि ऑफिस में काम का वर्कलोड ज़्यादा होता है, इस वजह से वह तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर पाता होगा, तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाता। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। संध्या ने अपने ससुर से अरविंद के खाने पीने की पसंद और नापसंद के बारे में पूछा। बातों के दौरान ही संध्या के ससुर ने बताया कि बेटी को खाने में करेला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। करेले को देखकर वह गुस्सा हो जाता है। फिर संध्या को याद आया कि वह तो एक दिन सब्जी में करेला ही बनाई थी और उस करेले की सब्जी को बड़ी प्यार से अरविंद खा गया था। एक शब्द भी नहीं बोला था कि उसे करेला नहीं पसंद है। उसके बाद भी तो उसने कई बार करेले की सब्जी बनाई थी, लेकिन पति ने कभी कुछ नहीं कहा। अब तो संध्या सच में बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी कि आखिर पति ऐसा क्यों करते हैं। अगर उनको करेला पसंद नहीं था खाने में तो मुझे बता देते, मैं उस दिन के बाद से करेला नहीं बनाती। कुछ तो बात ज़रूर है जो वह मुझसे शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। मैं पता लगा कर रहूँगी कि आखिर अरविंद ऐसा
मेरे साथ क्यों करते हैं? संध्या ने कितनी बार पति से कुछ पूछने की कोशिश की कि आप हंसते क्यों नहीं हो, आप मुझसे ज़्यादा बात क्यों नहीं करते हो। बस अरविंद मुस्कुराकर संध्या की बातों को टाल देता था। संध्या एक दिन सुबह सुबह सबको नाश्ता कराकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसमें एक बगल के ही स्कूल में टीचर की वैकेंसी निकली हुई थी। संध्या ने सोचा कि क्यों ना मैं भी जाकर इंटरव्यू दे दूँ, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। दिन भर बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ। शाम को जब अरविंद घर पर आया तो संध्या ने इंटरव्यू वाली बात पति से शेयर की। अरविंद बोला, देख लो, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, तुम्हारा भी दिन अच्छे से कट जाएगा। सुबह पति को ऑफिस भेजकर और अपने ससुर जी को दवाई और नाश्ता खिलाकर संध्या इंटरव्यू के लिए स्कूल में चली गई। वहाँ गई तो और 3-4 लड़कियाँ इंटरव्यू के लिए आई हुई थीं। सब ने बारी बारी से इंटरव्यू दिया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन संध्या का ही हुआ। अगले 1 तारीख से संध्या स्कूल में पढ़ाने जाने लगी। स्कूल में जाते जाते धीरे धीरे सारे शिक्षकों से उसकी दोस्ती हो गई थी। उसे बाद में पता चला कि उसके स्कूल में जो एक शिक्षिका पढ़ाती है वह उसके घर के जस्ट बगल में ही रहती है। फिर उस दिन से तो दोनों साथ ही स्कूल जाते और साथ ही स्कूल के छुट्टी के वक्त घर आते थे। एक दिन संध्या जब अपने सहकर्मी दोस्तों के साथ घर वापस आ रही थी तो बातों बातों में उसने पूछा कि विशाखा, तुम कब से यहाँ पर रहती हो? विशाखा ने जवाब दिया, मैं यहीं पर पैदा हुई हूँ। संध्या ने फिर पूछा, फिर तो तुम मेरी पति यानी कि अरविंद वर्मा जी को भी बचपन से जानती होगी। हाँ हाँ संध्या, क्यों नहीं, मैं जानती हूँ उनको। मैं क्या, पूरा मोहल्ला उनको जानता है। वह कमाल के सिंगर हैं। पहले कोई भी मोहल्ले में जागरण या कोई भी गाने का फंक्शन होता था तो अरविंद जी को उसमें ज़रूर बुलाया जाता था। और अरविंद जी जब गाते थे तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल किशोर जी गा रहे हैं। उनकी आवाज़ किशोर कुमार जी से काफ़ी मिलती जुलती है। लेकिन जब से उनकी पहली पत्नी लक्ष्मी का निधन हुआ, उन्होंने किसी से मिलना जुलना सब बंद कर दिया। काफ़ी खामोश रहने लगे। किसी भी कार्यक्रम में पहले जैसे अब भाग भी नहीं लेते। उसी समय संध्या ने विशाखा से एक और सवाल दाग दिया, एक बात बताओगी आप मुझे? अभी पूछो, क्या पूछना चाह रही हो? विशाखा, आप मुझे क्या बता सकती हैं कि अरविंद की पहली पत्नी कैसे मरी थी? विशाखा ने कहा, मुझे भी उतना तो पता नहीं, बस इतना पता है कि लक्ष्मी घर में खाना बना रही थी तो कुकिंग गैस की लीकेज हो गया और दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। अब तो संध्या बिल्कुल ही सहम गई। क्यों ना हो, दाल में ज़रूर कुछ काला है, क्योंकि उससे तो यह बताया गया था कि उसकी पहली पत्नी बीमारी की वजह से मरी है। लेकिन यहाँ तो सच्चाई कुछ और ही थी। संध्या को भी शक होने लगा कि कहीं यह लोग मिलकर लक्ष्मी को मार तो नहीं दिए। अगर सही नहीं है तो फिर हम लोगों से झूठ क्यों बोले? इसी उधेड़-बुन में घर आने के बाद ही संध्या ने सीधे अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और सारी बातें अपनी माँ से बताई। अब तो संध्या के घर वाले भी डरने लगे थे कि कहीं हमारी बेटी के साथ भी कुछ ऐसे ही दुर्घटना ना हो जाए। संध्या का मन बिल्कुल ही बेचैन हो रहा था। उसका मन अपने ससुराल में बिल्कुल ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था उससे हर बात छुपाई गई है। पता नहीं और क्या क्या बात उससे छुपाई जाती है। शाम को जैसे ही अरविंद ऑफिस से घर आया तो संध्या ने बोला कि कल मुझे मेरे मायके पहुंचा दो, मेरा अभी मन नहीं लग रहा है, कुछ दिनों के बाद मुझे लेने आ जाना। अरविंद का एक बार में ही मान जाना संध्या को बिल्कुल ही अजीब सा लगा। एक बार भी इसने नहीं कहा कि अभी क्यों जाओगी, बाद में चले जाना। उसने हाँ में से हिला दिया। ठीक है, कल मैं पहुंचा दूंगा। अरविंद ने संध्या को मायके छोड़ दिया। घर में अब सारे परेशान थे, लेकिन कामेश्वर जी ने कहा कि देखो बेटी, जो होना था वह तो हो गया। अब अरविंद तुम्हारा पति है, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे हमें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम यह देखो कि तुम्हारे साथ अरविंद कैसा व्यवहार करता है। पापा, यही तो परेशानी है, वो मुझसे कुछ कहते ही नहीं है। उनका सिर्फ मुझसे रिश्ता खाने पीने तक ही है, उसके बाद वह अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे से हंसे बोले, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों। कामेश्वर जी बोले, हाँ यह बात सोचने वाली है। कामेश्वर जी ने बोला कि बेटी एक काम करो, अरविंद के सभी चाचा चाची यही इसी शहर में रहते हैं, कल उनके घर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सच क्या है, कुछ तो बताएंगे ही। उसी समय कामेश्वर जी ने अरविंद के चाचा जी को फ़ोन लगाया और उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। संध्या का चाचा जी की बेटी कोमल से अच्छी दोस्ती हो गई थी। नंदे भाभी की कभी कभी फ़ोन पर भी बात हो जाया करती थी। संध्या ने कोमल को फ़ोन लगाया और कहा, कोमल, हम लोग तुम्हारे यहाँ घूमने आ रहे हैं, अगर टाइम मिलेगा तो हम चाचा चाची जी से भी मिलने घर भी आ जाएंगे।
संध्या ने उसे पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि अगर ऐसा बताती तो उसे शक हो जाता। अगली सुबह संध्या और कामेश्वर जी कोमल के घर पहुंच गए थे। चाचा चाची और कोमल ने भाभी और उसके पिताजी का खूब अच्छी तरह से मेहमान नवाजी की। कोमल ने बातों बातों में ही पूछा कि भाभी, आपके और भैया में सब कुछ ठीक तो है ना? आप अचानक से अपने मायके चली गई। संध्या ने कहा, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मन नहीं लग रहा था तो मैंने अरविंद जी को मेरे मायके छोड़कर आने के लिए कहा। कोमल ने भाभी के चेहरे को भांप लिया था। उसने बोला कि भाभी, आप इतना परेशान क्यों दिख रही हैं? कोई बात है तो आप मुझसे शेयर करिए, जितना भी हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगी। यह बात सुनते ही संध्या अपनी नंद के गले लिपट गई और रोते हुए बोली, कोमल, मुझे आपसे आपके भैया के बारे में सब कुछ जानना है। अगर आप मुझे अपनी भाभी मानती हैं तो आप मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाएंगी। हाँ भाभी, बताइए, क्या जानना है आपको भैया के बारे में? चाची जी भी संध्या को रोते देखकर चुप कराते हुए बोली, बहू, तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे अपनी सासू माँ समझकर शेयर कर सकती हो। अरविंद मेरा बेटा ही है, इसके नाते तुम मेरी बहू ही। बताओ, आखिर कौन सी चिंता है जो तुम्हें खाए जा रही है? संध्या ने चाची जी से कहा, चाची जी, जब से शादी हुई है अरविंद मुझसे इतना चुप चुप क्यों रहते हैं? ऐसा लगता है कि कितने दर्द अपने अंदर समेटे हुए हैं। कुछ भी चीज़ मुझसे अपनी शेयर नहीं करते, न ऑफिस की न कोई पर्सनल बातें। हमें बताया गया था कि इनकी पहली पत्नी की मौत बीमारी की वजह से हुई थी, जबकि मुझे पता चला है कि उनकी पहली पत्नी की मौत गैस लीकेज से हुई थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर सच्चाई क्या है। चाची जी बोली, बहू, तुम बिल्कुल ही निश्चित रहो, अरविंद बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है। वह कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। और रही बात तुमसे बात छुपाने की, तो आज मैं वह सब सच सच तुमको बताऊंगी। दरअसल बात यह है कि अरविंद और लक्ष्मी दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करते थे। शादी होने के बाद अरविंद नहीं चाहता था कि अब दोबारा से लक्ष्मी नौकरी करे। इस वजह से उन दोनों के बीच आपस में लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। गुस्से की वजह से लक्ष्मी बहू खाना भी सही तरीके से नहीं बनाती थी, बस जैसे तैसे कुछ भी बिना कर देती थी। एक दिन की बात थी, खाना बनाते वक्त लक्ष्मी सब्जी में नमक डालना भूल गई थी। इस वजह से जब उसने खाना परोसा तो अरविंद ऑफिस वर्क की वजह से टेंशन में उस पर गुस्सा कर दिया। अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो छोड़ दो, यह भी मत बनाओ, हम बाहर से खा लेंगे। लक्ष्मी भी गुस्से में अरविंद पर चिल्लाने लगी कि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग इसलिए नहीं की कि तुम्हारे घर बैठकर तुम्हारा खाना बनाऊंगी, तुम्हारे कपड़े साफ करूंगी। अरविंद और लक्ष्मी के रोज रोज के झगड़े की वजह से लक्ष्मी ने कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी रहना नहीं चाहती, मुझे तलाक चाहिए। अलग होने की बात सुनकर अरविंद बेचैन हो गया। उसने लक्ष्मी से माफ़ी मांगी और कहा कि तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तुम अगर नौकरी करना चाहती हो तो ज़रूर करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसके बाद दोनों में आपसे समझौता हो गया और लक्ष्मी ने दोबारा नौकरी ज्वाइन कर ली। सुबह सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में शायद गैस का मेन स्विच ऑन रह गया और घर में गैस लीकेज हो गया, जिसकी वजह से लक्ष्मी की जान चली गई। अरविंद और भाई साहब अपने ऑफिस में थे। अरविंद बेटा लक्ष्मी बहू को खो चुका था। बाद में सब जगह अफवाह उड़ाई गई। पति के झगड़ों के कारण पत्नी ने जान दे दी। पुलिस कार्रवाई भी हुई। जैसे तैसे करके मामले को रफा दफा किया गया। उस दिन के बाद अरविंद तो पूरी तरह खामोश हो गया था। लक्ष्मी की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। तभी कोमल ने कहा, शायद इसी वजह से भाभी भैया आपसे ज़्यादा नहीं बोलते होंगे। वह आज तक भाभी की मौत का जिम्मेदार खुद को समझते हैं। आप जॉब भी करने जाती हैं तभी आपको भाई कुछ नहीं बोले, क्योंकि भैया बुरे इंसान नहीं हैं। उन्होंने भाभी को इसलिए जॉब करने से रोका था कि हम दोनों नौकरी करके क्या करेंगे, जब मैं पैसे कमाता ही हूँ तो तुम घर में रहो और अपना और मेरा ख्याल रखो। खैर छोड़िए, होनी को कौन टाल सकता है। फिर चाची जी ने कहा। उस दिन के बाद से अरविंद बिल्कुल ही उदास और चुपचाप रहने लगा। हमने भी देखा कि अगर ये ऐसे ही कुछ दिन रहा तो यह बिल्कुल ही मानो रोग से ग्रसित हो जाएगा। भाई साहब उसे मानो चिकित्सक के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें ज़्यादा समय अकेला ना छोड़ा जाए, इन्हें अंदर ही अंदर कोई चिंता खाई जा रही है। फिर हम सब परिवार वालों ने मिलकर यह फैसला लिया कि अरविंद की दोबारा शादी कर दी जाए, तो शायद यह फिर से पहले जैसा हो जाएगा। अरविंद का तो शादी करने का मन बिल्कुल भी नहीं था। हमने ही ज़बरदस्ती बेटी की शादी करवाई है। हमें क्या पता था कि तुम्हारे साथ भी
ऐसे ही रहेगा। हमें तो लगा था कि शादी के बाद उसमें बदलाव आ जाएंगे। चाची जी की बात सुनकर संध्या के मन में अरविंद के प्रति प्यार और भी बढ़ गया। वह अब अपने ससुराल उसी पल जाना चाहती थी और उसी दिन ठान लिया कि वह पति को बदल कर रहेगी। संध्या ने अरविंद के सारे पसंद और नापसंद चीज़ों के बारे में पता किया। उसे क्या अच्छा लगता है, कौन सी जगह जाना पसंद करता है, वह हर छोटी छोटी चीज़ जो अरविंद पहले किया करता था। संध्या अपने पिताजी से बोली, पापा मैं अब मायके नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से सीधे अपने ससुराल जाऊंगी। संध्या अपने पिताजी के साथ सीधे अपने ससुराल पहुँच गई। दिल्ली आते आते संध्या को रात हो गई थी। अरविंद ने दरवाज़ा खोला। संध्या को इतनी रात को देखकर वह काफ़ी डर गया था। क्या हो गया, इतनी रात को तुम यहाँ पर, वह भी बिन बताए? आप चुप ही रहो, अब आप कुछ नहीं बोलोगे। आपने अपने अंदर इतना दर्द समेटा था और आज तक कुछ भी मुझे नहीं बताया। क्या आपको यह नहीं पता कि जब एक लड़का लड़की की शादी हो जाती है तो वह एक दूसरे से 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्में खाते हैं? और आप यह कैसे भूल गए थे कि आपके दुख दर्द में मैं आपका साथ नहीं दूंगी? धीरे धीरे संध्या ने अरविंद की ज़िंदगी में बदलाव लाना शुरू कर दिया। अरविंद को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वह संध्या के साथ बहुत गलत कर रहा है। अतीत की वजह से संध्या को कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया था, लेकिन वह अब अपने अतीत को भूलकर जीवन में आगे बढ़ने का स्वयं से वादा करता है। संध्या को जो ससुराल पहले सुनसान और उदास लगता था, अब उस ससुराल में रौनक आ गई थी। अरविंद भी धीरे धीरे संध्या को चाहने लगा। अरविंद और संध्या का जीवन खुशियों से भर गया था और अब संध्या को अपना ससुराल बहुत ही प्यारा लगने लगा। दोस्तों, पति पत्नी में अक्सर किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं और टेंशन की वजह से ऐसे हादसे हो जाते हैं जो लक्ष्मी के साथ हुआ। इसमें अरविंद का कोई दोष नहीं था। संध्या ने सच्चाई क्या है ये पता लगाकर अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छी तरह से सुधार लिया। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।